Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वरुणा 2023। हम जानेंगे वरुणा जो 2023 का एक्सरसाइज इसके बारे में पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस कंट्री के बीच में है, कहां पे हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं। 21st एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एक्सरसाइज वरुणा कमेंस ऑन दी वेस्टर्न सीबोर्ड। जो 21st एडिशन था बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का, ये जो था आपका वरुणा एक्सरसाइज, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि आपका वेस्टर्न सीबोर्ड में हुआ। while the bilateral exercise between the two navy was initiated in 1993, it was christened as Varuna in 2001 and has become a hallmark of the India-France strategic bilateral relationship. ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है दोनों नेवी के बीच में, इसको इनिशिएट किया गया था 1993 के समय पे, इसको क्रिस्टन किया गया वरुणा के तौर पर 2001 पे, और ये हॉलमार्क बन गया इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप का। The exercise facilitate operational level interaction between the two navies to foster mutual cooperation for good order at sea, underscoring the shared commitment of both nations to security, safety and freedom of the global maritime common. और ये जो एक्सरसाइज है ये फैसिलिटेट करता है ऑपरेशनल लेवल इंटरेक्शन को दोनों नेवीज के बीच में, ताकि फोस्टर किया जा सके म्यूचुअल कोऑपरेशन को गुड ऑर्डर के लिए, समझा जा सके शेयर कमिटमेंट को दोनों नेशन का सिक्योरिटी, सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम कॉमन्स को लेके। लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है इसके बारे में जान ले हम। तो आर्मी के बीच में जो इंडिया और फ्रांस का एक्सरसाइज होता है उसका नाम शक्ति है, नेवी के बीच में होने वाला एक्सरसाइज का नाम वरुणा है, और एयरफोर्स के बीच में होने वाला एक्सरसाइज का नाम गरुड़ा है। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी फ्रांस आर्मी के बीच में, नेवल एक्सरसाइज अगर इंडिया और फ्रांस आर्मी के बीच में तो उसका नाम वरुणा है, और एयरफोर्स के बीच में है तो गरुड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सॉलिटरी वेव्स नियर मार्स में डिकोड द मिस्ट्री बिहाइंड ऑन लॉस ऑन प्लैनेट। जो पहला एविडेंस मिला है सॉलिटरी वेव्स का मार्स में, ये मदद कर सकता है डिकोड करने में जो मिस्ट्री है लॉस को लेकर, प्लैनेट का जो प्लैनेट में लॉस हुआ उसको लेकर। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम समझेंगे इसको क्या कहने चाह रहा है। फिर सॉलिटरी वेव्स क्या होता है इसको भी हम जानेंगे। Scientists have reported the first evidence of the presence of solitary waves or distinct electric field fluctuation in the Martian magnetosphere. साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया पहला एविडेंस जो प्रेजेंस हुआ है सॉलिटरी वेव्स का या डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन का मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर पे। द स्टडी ऑफ दिस वेव इज क्रूशियल एज दे डायरेक्टली कंट्रोल पार्टिकल एनर्जाइजेशन, प्लाज्मा लॉस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा थ्रू वेव पार्टिकल इंटरेक्शन। ये जो स्टडी है इस वेव का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है पार्टिकल एनर्जाइजेशन को, प्लाज्मा लॉस, ट्रांसपोर्ट को एक्सेट्रा को वेव पार्टिकल इंटरेक्शन के माध्यम से। Solitary waves are distinct electrical field fluctuation, bipolar और monopolar that follow constant amplitude phase relation. जो आपका solitary waves होता है ये distinct electric field fluctuation होता है, bipolar या monopolar, जो कि फॉलो करता है constant amplitude phase relation को। Their shape and size are less affected during their propagation. इनका जो shape और size है ये कम affect होता है इनके propagation के दौरान। These pulses are dominantly seen in the dawn and afternoon dusk sector at an altitude of 1000 to 3500 किलोमीटर अराउंड मार्स। और ये जो पल्सेस है ये काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं डॉन या आफ्टरनून डस्क सेक्टर के समय पे, जो इसका एल्टीट्यूड है 1000 से 3500 किलोमीटर का है अराउंड मार्स में। The dominant occurrence of solitary waves in the dawn and dusk sector is still a mystery and need further investigation. और जो dominant occurrence होता है solitary waves का dawn या dusk sector के समय पे, ये अभी भी एक मिस्ट्री है और आवश्यकता है इसके लिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की। As these waves are known to be responsible for the plasma energization and its transport in Earth magnetosphere, the team is further exploring their role in the particle dynamics in the Martian magnetosphere and whether such waves play any role in the loss of atmospheric ions on Mars. ये जो वेव्स है ये जाने जाते हैं रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा एनर्जाइजेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए अर्थ मैग्नेटोस्फीयर पे। जो टीम है वो फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं इनके रोल को जो पार्टिकल डायनेमिक का है मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर पे, और क्या ये जो वेव्स है ये प्ले करते हैं कोई रोल लॉस को लेकर एटमॉस्फेयर का जो मार्स में है, क्या इनका कोई भूमिका है, इसको भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिस्ट यूज द लेजर टू गाइड लाइटनिंग बोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। साइंटिस्ट ने उपयोग किया है लेजर का गाइड करने के लिए लाइटनिंग बोल्ट को पहली बार। तो जानेंगे हम इसके बारे में, फिर लाइटनिंग क्या है इसको भी समझेंगे। साइंटिस्ट हैव यूज्ड अ लेजर बीम टू गाइड लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, होपिंग द टेक्निक टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेडली बोल्ट एंड वन डे मे बी इवन ट्रिगर देम।
साइंटिस्ट ने उपयोग किया है लेजर बीम का गाइड करने के लिए लाइटनिंग को पहली बार, और वो आशा रखते हैं कि ये जो टेक्निक है वो मदद करेगा प्रोटेक्ट करने में डेडली बोल्ट के खिलाफ, और एक दिन क्या होगा वो ट्रिगर भी कर पाएंगे उनको। During a storm in the summer of 2021, the scientists were able to photograph their beam driving a lightning bolt for 50 मीटर। जो स्टॉर्म हुआ था आपका समर 2021 का, उस दौरान साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फोटोग्राफ किया था जो बीम ड्राइव कर रहा था लाइटनिंग बोल्ट को 50 मीटर्स तक। लाइटनिंग के बारे में हम जान ले। लाइटनिंग इज अ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, सम ऑफ विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सरफेस। लाइटनिंग जो आपका वो एक काफी रैपिड और मैसिव डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर पे, इसमें से कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं अर्थ सरफेस की ओर। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है अर्थ सरफेस को, तो यहाँ पे हम समझते हैं। बॉटम ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड बिकम नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव है नीचे आपका नेगेटिव है। सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके सेकंड में है चार्जेस अल्टर एयर क्लाउड क्रिएटिंग पोटेंशियल लाइटनिंग पाथ, जो चार्ज होता है वो अल्टर कर देता है एयर अराउंड क्लाउड को, जिसके कारण पोटेंशियल लाइटनिंग पाथ तैयार हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है सरफेस का एक्सटेंड करता है नेगेटिव चार्ज की ओर। लाइटनिंग जो है वो कंप्लीट होता है इस पाथ में न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सट्रीम को, ये आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल चार्ज क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NHAI इम्प्लीमेंटिंग एन एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम टू रिड्यूस एक्सीडेंट। जो NHAI है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को ताकि रिड्यूस किया जा सके एक्सीडेंट को। तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल्स में। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS ऑन नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे फॉर मैनेजिंग इंसिडेंट ऑफ रोड क्रैशेस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट एंड अदर रेगुलेशन ऑन हाईवे। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए, ताकि वो मैनेज कर सके जो इंसिडेंट हो रहा है रोड क्रैशेस का, और इन्फोर्स कर सके स्पीड लिमिट को और बाकी रेगुलेशन को हाईवे के लिए। व्हाट इज ATMS? ये आपका एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? ATMS और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व अ सेट ऑफ इंटेलिजेंटली इंटीग्रेटेड रोड साइड इक्विपमेंट दैट आर कनेक्टेड टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर जर्नी इंक्लूडिंग स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट एंड टाइमली रिएक्शन टू अनटोल्ड इंसिडेंट। जो आपका ATMS है ये इन्वॉल्व करता है एक सेट इंटेलिजेंटली इंटीग्रेटेड रोड साइड इक्विपमेंट का, जो कि कनेक्टेड होता है इंश्योर करने के लिए सेफ और सिक्योर जर्नी को। ये इंक्लूड करता है स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट को और टाइमली रिएक्शन को अनटुवर्ड इंसिडेंट को लेके। ATMS it is an integrated solution to manage highway traffic through real-time information and ensure safety. The system will check for a valid fitness certificate. It will leverage GIS technology and network survey vehicle data for identifying safety issue on the highway. ये आपका एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जो मैनेज करेगा हाईवे के ट्रैफिक को रियल टाइम इंफॉर्मेशन के माध्यम से और इंश्योर करेगा इसके सेफ्टी को। ये जो सिस्टम है वो चेक करेगा वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट को, ये लिवरेज करेगा GIS टेक्नोलॉजी को और नेटवर्क सर्वे व्हीकल डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी इश्यू को हाईवे पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हो गया टॉप पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर का, ये कम्युनिकेशन वाला माध्यम हो गया आपका, ये कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया, ये आपका मैसेज सब जगह रिसीव किया जा रहा है, ये सेंसर हो गया, ये वेरिएबल मैसेज सिस्टम IP कैमरा हो गया, वेहिकल रुक डिटेक्टर हो गया, जिसके माध्यम से ये प्रोसेस काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप इन पुणे हेल्प्स डिटेक्ट एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम अ फार अवे गैलेक्सी। जो आपका जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है पुणे का, इसने मदद किया है डिटेक्ट करने में एटॉमिक हाइड्रोजन को, जो कि काफी दूर के गैलेक्सी का था। तो जानेंगे हम इसके बारे में, फिर एटॉमिक हाइड्रोजन को भी समझेंगे। एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम MC Gill University in Canada and Indian Institute of Science in Bengaluru have used data from the giant meterwave radio telescope in Pune to detect a radio signal originating from atomic hydrogen in an extremely distant galaxy. जो एस्ट्रोनॉमर थे आपके MC Gill यूनिवर्सिटी कनाडा के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के, उन्होंने उपयोग किया है डाटा को जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे का, ताकि वो डिटेक्ट कर सके रेडियो सिग्नल को जो कि ओरिजिनेट कर रहा था एटॉमिक हाइड्रोजन से, वो भी काफी दूर के डिस्टेंट गैलेक्सी से। एटॉमिक हाइड्रोजन इट इज द बेसिक फ्यूल रिक्वायर्ड टू स्टार फॉर्मेशन इन ए गैलेक्सी। जो आपका एटॉमिक हाइड्रोजन है ये बेसिक फ्यूल है जिसकी आवश्यकता पड़ती है स्टार फॉर्मेशन के लिए किसी भी गैलेक्सी पे। When hot ionized gas from the surrounding medium falls onto the galaxy, the gas cool and forms atomic hydrogen. जब आपका hot ionized gas जो कि सराउंडिंग मीडियम का फॉल करता है गैलेक्सी पे, वो गैस कूल हो जाता है और वो बनाता है एटॉमिक हाइड्रोजन को। It then become molecular hydrogen and eventually lead to the formation of star. और उसके बाद वो क्या करता है, मॉलिकुलर हाइड्रोजन में बदलता है और इवेंचुअली इसके बाद फॉर्मेशन होता है स्टार का।
की फाइंडिंग इससे क्या पता चला, ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाज यूज्ड इन विच द लाइट emitted by the source is bent due to the presence of another massive body between the target galaxy and the observer, resulting in the magnification of the signal। जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है इसका उपयोग किया गया जिसमें लाइट जिसको एमिट किया गया था सोर्स से उसको बेंट किया गया प्रेजेंस में अनदर मैसिव बॉडी के टारगेट गैलेक्सी की ओर और ऑब्जर्वर के बीच में, जिसके कारण मैग्निफिकेशन हो सका सिग्नल का। The atomic hydrogen mass of the particular galaxy is twice as high as the stellar mass। और जो एटॉमिक हाइड्रोजन मास है पार्टिकुलर गैलेक्सी का वो दुगुना हाई है स्टेलर मास के कंपैरिजन पे। The result demonstrate the feasibility of observing atomic gas from galaxy at cosmological distance in similar length system with a modest amount of observing time। और ये जो रिजल्ट है ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है जो फिजिबिलिटी है ऑब्जर्व करने को लेकर एटॉमिक गैस को गैलेक्सी से कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस पे सिमिलर लेंस सिस्टम के मदद से एक मॉडेस्ट अमाउंट ऑब्जर्विंग टाइम पे opens up existing new possibility for probing the cosmic evolution of neutral gas through low frequency telescope। और ये रास्ता तैयार कर रहा है नए पॉसिबिलिटी का खोज के लिए कॉस्मिक इवोल्यूशन को लेकर न्यूट्रल गैस का लो फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप के मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर इज फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट। जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने डिस्कवर किया पहला अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट को, जानेंगे इसके बारे में। James Webb Space Telescope has discovered its first new exoplanet। The planet is named LHS 475b and it is the roughly same size of Earth। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने डिस्कवर किया है पहला न्यू एक्सोप्लैनेट को। इस प्लेनेट का नाम रखा गया है LHS 475b और ये रफली सेम साइज का है जैसा कि हमारा अर्थ है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। एक्सोप्लैनेट आर प्लेनेट दैट ऑर्बिट अदर स्टार एंड आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। एक्सोप्लैनेट प्लेनेट है जो कि ऑर्बिट करता है दूसरे स्टार का और ये बियॉन्ड होता है हमारे सोलर सिस्टम से। इफ एन एक्सोप्लैनेट इज टू क्लोज टू द स्टार इट माइट बी टू हॉट टू सस्टेन लिक्विड वाटर। अगर कोई एक्सोप्लैनेट काफी ज्यादा क्लोज है स्टार के तो बहुत ज्यादा हॉट हो सकता है कि वहां पे लिक्विड वाटर नहीं हो पाएगा। इफ इट इज टू फार इट माइट ओनली हैव फ्रोजन वाटर। अगर वो बहुत ज्यादा दूर हो जाता है तो वहां पे सिर्फ फ्रोजन वाटर ही हो पाएगा। When a planet is at distance that enable it to have liquid water, it is said to be in the Goldilocks zone। और जब कोई प्लेनेट ऐसे डिस्टेंस पे होता है जो कि इनेबल करता है उसको कि वहां पे लिक्विड वाटर का प्रेजेंस हो सके तो उसको फिर गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। वाई स्टडी एक्सोप्लैनेट, क्यों आवश्यकता पड़ी है स्टडी करने की एक्सोप्लैनेट को, तो ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर सोलर सिस्टम। जब हम एक्सोप्लैनेट को स्टडी करेंगे तो ये ब्रॉडन कर देगा हमारे समझ को दूसरे सोलर सिस्टम को लेके। हेल्प अस पीस टुगेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर ओन प्लैनेटरी सिस्टम एंड ओरिजिन। ये मदद करेगा पीस करने में टुगेदर इन्फॉर्मेशन को हमारे खुद के प्लैनेटरी सिस्टम को लेकर उसका ओरिजिन को लेकर। टू सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स, ये मदद करेगा जो हमारा सर्च चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर यूनिवर्स में उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सोप्लैनेट टाइप को यहाँ पर दर्शाया गया है। टेरेस्ट्रियल हो गया यानी अर्थ साइज या स्मॉलर, ज्यादातर बना हुआ रॉक का या मेटल का जिसमें से जो प्रोसेस कर सके ओशियन को या एटमॉस्फेयर को और परहैप्स वहां पे साइन हो हैबिटेबिलिटी का। नेपच्यून लाइक आपका जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट व एक्सोप्लैनेट आपका हो गया तो सिमिलर होगा हमारे नेपच्यून या यूरेनस के जैसे जहां पे हाइड्रोजन या हीलियम डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर होगा। मीनू नेपच्यून जो है कि नहीं पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम पे, वो स्मॉलर होता है नेपच्यून के कंपैरिजन पे लेकिन लार्जर होता है अर्थ के कंपैरिजन पे। सुपर अर्थ की अगर हम बात करें ये टिपिकली टेरेस्ट्रियल या रॉकी होता है, ज्यादातर मैसिव होता है अर्थ के कंपैरिजन पे लेकिन हल्का होता है नेपच्यून के कंपैरिजन पे। ये हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है व नहीं भी हो सकता है एटमॉस्फेयर का। और अगर हम गैस जाइंट की बात करें तो साइज हमारा सैटर्न या जुपिटर का ये काफी ज्यादा उससे लार्जर हो सकता है। ये इंक्लूड करता है हॉट जुपिटर को, सोर्सिंग प्लेनेट को, क्लोज ऑर्बिट में उसके स्टार के। तो आप समझ गए जो एक्सोप्लैनेट का टाइप है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.